और फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल के अंदर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो की टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम। तो फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर मैंने आपको समझा था कि हमारा फाइबर ऑप्टिकल एक केबल होता है, ओके, और ये जो है डेटा भेजता है लाइट के थ्रू, ओके। तो ये इसके अंदर लाइट ट्रैवलिंग होती है और इसको ट्रैवलिंग करवाने वाली सिस्टम होती है, उसको कहते हैं ट्रांसरिसीवर। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है वो फाइबर ग्लास, यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइबर ग्लास है, ओके। इतना पतला ग्लास होता है जिस तरह से हमारे सिर के जो बाल होते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि इसको भी सेफ्टी करने के लिए 3 तरह की लेयर होती है। तो ग्लास के ऊपर एक क्लैडिंग होती है जो जितनी भी वो लाइट है वो आसपास को स्प्रेड नहीं होने देती, मतलब कि बाहर निकलने नहीं देती। दूसरा, उस फाइबर ऑप्टिकल को स्ट्रेंथ देने के लिए एक ऊपर और कोटिंग होती है प्लास्टिक की, फिर ऊपर एक लेयर होती है प्लास्टिक की, और फिर वैसे और बड़ी प्लास्टिक की लेयर होती है। तो इस तरह से टोटल नॉर्मली देखा जाए तो इंटरनल कनेक्शन के लिए हमारी फाइबर ऑप्टिकल की 4 लेयर होती है और भी स्ट्रेंथ की लेयर होती है। सभी इंजीनियर अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन जनरली 4 तरीके की लेयर होती है। एक तो हमारा मेन कोर होता है वो, दूसरा क्लैडिंग के ऊपर एक लेयर होती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर एक और आपको लेयर मिलती है जिसको हम रेन या दूसरे तरह की पानी या कोई भी डैमेज से बचाने के लिए ये लेयर हम रखते हैं। लेयर का मतलब कि उसके ऊपर हम कोई परत चढ़ाते हैं। यहाँ पर कितने 4 तरह की परत चलती है एक फाइबर ऑप्टिकल केबल के ऊपर। तो यहाँ पर यूँ कहे कि ध्यान से देखें कि ये हमारा मेन कोर मेन फाइबर ये होता है, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन क्लैडिंग आपको माइक्रोस्कोपिक मशीन से दिखाई देगी और इसको हटाना होता है, ओके। फिर इसके ऊपर कोटिंग होती है जो प्लास्टिक की, उसके ऊपर स्ट्रेंथ मेंबर ये भी प्लास्टिक का एक तरह का होता है, उसके ऊपर भी। तो 3-4 तरह की ये जो है उसके ऊपर ये हमारे कंप्यूटर की जितने भी डेटा फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू जाता है यहाँ पर डिवाइसेस के थ्रू, तो इसको सेफ्टी के लिए सिर्फ मेन कोर को सेफ्टी के लिए ये 4 चीज़ें होती है। फिर इसके ऊपर भी 2-3 लेयर होती है। वो तब होता है जब सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल का हमें बाहर की ओर भेजना होता है, तब ये वहाँ की सिस्टम होती है। फाइबर ऑप्टिकल केबल के कनेक्टर मैंने आपको समझाए थे, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, SC और LC करके। फाइबर ऑप्टिकल केबल हमेशा अपना डेटा जो ट्रांसफर करता है वो हमेशा लाइट के अंदर ही ट्रांसफर करता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है वो जितना पतला होगा लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होने देगा, लेकिन वो जो कोर है वो फाइबर कोर जो मैंने अभी बताया था वो मोटा होगा। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन हो रही लाइट जो है रिफ्लेक्शन होती है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होता है तो हमारा डेटा लंबी दूरी तक तैर नहीं कर पाएगा, जल्दी जा नहीं पाएगा, ओके। तो इस वजह से हमारे जो डेटा का जो ट्रैफिक होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्शन के कारण वो डेटा को कमज़ोर कर देता है यहाँ पर, ओके। इस वजह से हमारा सिस्टम जो है आगे ज़्यादा डेटा नहीं चल पाता। LC और SC कनेक्टर आज के टाइम के अंदर फेमस है। और ध्यान से देखिए कि कहीं पर भी हम कनेक्टिविटी कनेक्शन करते हैं तो हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल ही हमारा मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो फाइबर ऑप्टिकल वर्सेस कॉपर मैंने आपको समझाया था ये क्या होता है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है
आप 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा जा सकता है, वो भी 10 जीबी का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन कॉपर केबल का डिस्टेंस सिर्फ 100 मीटर ही है। 100 मीटर से जैसे ही आप निकलोगे तो 1000 Mbps से सीधा 100 Mbps पर ले जाएगा, मतलब कि बहुत ही कम इसकी ताकत होती है। जबकि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा एक सेकंड में 1 जीबी से 10 जीबी से भी ज़्यादा डेटा भेजता है। ओके, तो यहाँ पर कॉपर की टेक्नोलॉजी से मतलब गीगाबिट ईथरनेट टेक्नोलॉजी से मतलब हमने आज 45 टेक्नोलॉजी से बेहतर जो है फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की बहुत ही इम्पोर्टेंस आज के टाइम के अंदर है। इसका रीज़न ये होता है कि डेटा जब भी कोई जगह से दूसरी जगह पर हमें लंबी दूरी तय करने के लिए भेजना होता है या फिर सेंड करना होता है, रिसीव करना होता है, तो यही मेन चीज़ हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल ही करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, फाइबर ऑप्टिकल के अंदर जितने भी वर्ल्ड है, जितने भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम जाते हैं या फिर भी कनेक्टिविटी होती है, तो वो सिर्फ हमारा फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम से ही होता है यहाँ पर। ओके, और ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे अलग तरह के सिस्टम आपको मिलते हैं। फाइबर ऑप्टिकल की दो ही कैटेगरी होती है, मल्टी मोड और सिंगल मोड। मल्टी मोड जो होता है उसका कोर जो होता है थोड़ा मोटा होता है, 50 यूएम कोर ये केबल के ऊपर लिखा हुआ होता है हमारे वायर के ऊपर, और 9 यूएम कोर ही मतलब कि सिंगल मोड कोर है। अब मल्टी मोड केबल का सिर्फ वही यूज कर सकते हो कि बहुत आप 500 मीटर या आप 500 मीटर तक ही चला सकते हो, लेकिन सिंगल मोड आप 40 या 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करवा सकते हो, भी लंबी दूरी के लिए होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी मेन चीज़ें थी कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर हमारा कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं जाता, लाइट के थ्रू जाता है। मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, पिछला वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। फिर मैंने स्टेप बताया, देखिए फाइबर ऑप्टिकल को कैसे निकाला जाता है, किस तरह से इसको सेटअप किया जाता है। रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में समझाऊंगा आपको। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइबर ऑप्टिकल की जैसे कि मैंने लाइटिंग की बात की थी, मतलब कि रिफ्लेक्शन की बात की थी, मैं लाइव आपको थोड़ा सा बताया था। ये चीज़ आप ध्यान से देख सकती हो, कंप्लीटली यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी, पिछले वीडियो में जाकर देख लोगे तो। ये जो रिफ्लेक्शन के कारण हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है, देख सकते हो कि इस तरह से डेटा कभी भी लंबे दूरी तक फास्ट नहीं पहुंच पाता। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ही होती है। तो क्यों? क्योंकि ये जो है इसको अप डाउन होने की जगह ज़्यादा मिल रही है, मतलब कि फाइबर कोर जो है बड़ा है। ओके, तो इसको और पतला करना होता है ताकि वो अप डाउन ना हो। देख सकते हो कि ये जो कोर जितना बड़ा होगा, मतलब कि जितना मोटा होगा, इस वजह से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। तो लंबी दूरी तय कर सके इसलिए से 9 माइक्रोमीटर मतलब कि बहुत ही पतला रखा जाता है, बनाया जाता है यहाँ पर। ये फाइबर ऑप्टिकल का काम होता है। तो मैंने आपको समझा दिया था। इसके अंदर भी STLC और मल्टीमोड, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक का पूरा नेटवर्क है आपके सामने। फिर एक डेटा सेंटर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर दे सकती हो ये। फिर मैंने आपको बता दिया फाइबर ऑप्टिकल की आज की टाइम के अंदर क्या डिमांड, क्या इंपोर्टेंस है, मैंने आपको समझाया था। वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा शुरू होने जा रहा है SFP। SFP क्या है, SFP टेक्नोलॉजी क्या है, और SFP टेक्नोलॉजी कैसे आई थी। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि SFP क्या है, कितने टाइप के होते हैं और इसका क्या यूज होता है। वैसे SFP तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो होती है वो भी होता है, लेकिन SFP में आपको समझाऊंगा, फिर बाद में कैटेगरीज के अंदर आऊंगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि SFP क्या होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है।
या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैं बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस क्रिटिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाए। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको यूपी लेकिन पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नए टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क में पता कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियरली एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक
जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। तो जितनी भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझी होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, आपको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो एसएफपी क्या है? एसएफपी आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो सिस्को की आपको मिलेगी, लेकिन यहाँ पर एसएफपी कोई भी ध्यान से देखो कि सिस्टम होती है। तो स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल एसएफपी इज कॉम्पैक्ट और प्लगेबल नेटवर्क इंटरफेस मॉडल फॉर्मेट। ओके, तो स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल मतलब कि ऐसा फॉर्म फैक्टर है जो स्मॉल भी हो और प्लगेबल भी हो। ओके, इज कॉम्पैक्ट, हर जगह से आप देख सकते हैं कि कॉम्पैक्ट मतलब कि पैक किया गया है यहाँ पर। हॉट प्लगेबल नॉट इंटरफेस मॉड्यूल फॉर्मेट। ओके, तो हॉट प्लगेबल क्या है? हॉट प्लगेबल का मतलब ये होता है कि चालू में आप निकाल भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, लेकिन ये किस लिए यूज होता है? सिर्फ नेटवर्क इंटरफेस के लिए, कम्युनिकेशन या डेटा को शेयर करने के लिए ही बनाया गया है यहाँ पर। ओके, ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम यूज करते हैं दोनों चीज। टेलीकम्युनिकेशन, जिस तरह से हम बातचीत करने के लिए हम हमारी आवाज़ किसी और के अंदर जाए तो भी काम होता है, और डेटा कम्युनिकेशन के लिए ये चीज़ होती है। तो पहले डेटा कम्युनिकेशन के लिए फेमस हुआ, फिर बाद में यही इंजीनियर्स हमारे जो थे सिस्को की और IANA की, ओके, IANA और IEEE 5R, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर टेलीकम्युनिकेशन की सिस्टम को सुधार कर उन्होंने SAP के अंदर आवाज़ का भी डेटा को जो है हमारा एक पैकेज वाइज जाने और VoIP सिस्टम ऐड की उन्होंने। तो SAP का क्या काम होता है? मैंने पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटली फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में समझा दिया था। ओके, SFP, ओके, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल, ये जो है ये मेन इज इम्पोर्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल जा रहे हैं, तो एक केबल से आपका फाइबर निकलकर डेटा का लाइट निकल रहा है और दूसरी ओर जा रहा है यहाँ पर। तो जो जाता है लाइट के थ्रू वो डेटा लाइट बनाना पड़ेगा। ओके, तो लाइट बनाना पड़ेगा तो वो कौन बनाता है? SFP टेक्नोलॉजी बनाती है, यही सिस्टम बनाती है। तो इसके अंदर एक क्या होती है कि एक खास तरह की लेंस की LED सिस्टम्स होती है। ओके, इसको आप यूज भी कह सकते हो लेजर लाइट की तरह। ओके, तो जिस तरह से लेजर जो चल रही है वो क्या करती है, एक जगह से डेटा को सेंड करेगी और दूसरी जगह से वो रिसीव कर लेगी, पिकअप करेगी। तो SFP मॉड्यूल के अंदर एक लाइन, ये वाली लाइन जो होती है, क्या या तो फिर वो डेटा को सेंड करेगी और दूसरी जो लाइन होती है वो
रिसीव करेगी, दोनों फॉर्मेट में। ओके, तो एक जगह पर जो है लेंस होता है, यहाँ पर लेंस होता है यहाँ पर। ओके, अब इसके बीच में इसका स्मॉल लॉजिक बोर्ड होता है, जिसको हम मेन सर्किट बोर्ड भी हम एसएफपी का बोलते हैं। वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, बाइनरी कोड में जो भी हमारा डेटा आता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो कन्वर्ट कर देता है लाइट के अंदर। ओके, ये काम होता है एसएफपी का। तो कहने का मतलब है कि एन एसएफपी इंटरफेस और नेटवर्किंग हार्डवेयर इज अ मॉड्यूलर स्लॉट और मीडिया स्पेसिफिक ट्रांससीवर। ओके, तो एसएफपी इंटरफेस क्या है, वो नेटवर्क का एक हार्डवेयर है, नेटवर्क का पार्ट है। ओके, ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ओके, ये सिर्फ नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क का हार्डवेयर उसको बोलते हैं। और ये क्या है, मॉड्यूलर स्लॉट उसको कहते हैं। मैंने आपको कहा था मॉड्यूलर क्या होता है, इसको हम निकाल सके, बदल सके, चेंज कर सके। ओके, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह कर सके। ओके, और ये किसके लिए यूज होता है, मीडिया स्पेसिफिक ट्रांससीवर। मीडिया स्पेसिफिक का मतलब होता है कि 3-4 चीजें, जो भी आपका डेटा हो, फाइल में हो, फोल्डर में हो, वीडियो में हो, या फिर मैसेज में हो, सब कुछ जो है इसी के अंदर आ जाता है, मैसेज से लेकर सब कुछ। इसको मीडिया स्पेसिफिक ट्रांससीवर बोलते हैं। तो मीडिया स्पेसिफिक ट्रांससीवर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्या है कि सच एज फॉर फाइबर ऑप्टिकल केबल, जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल और कॉपर केबल। तो उस फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर लाइट डालने के लिए या कॉपर केबल के अंदर लाइट इलेक्ट्रिक सिग्नल डालने के लिए ये जो है आपको सामने फाइबर ऑप्टिकल और कॉपर केबल आपको दिखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए कि आपके सामने ट्रांससीवर ये ओके 850 nm का मतलब नैनोमीटर, और ये शुरुआत जब हुआ था एसएफपी, तो हमें 125 GB एसएफपी का स्पीड मिला, जो काफी कॉपर से बेहतर था। जब पहली बार 2006 की 3 के अंदर इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती। ओके, ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं होती, सिस्को अपनी तरीके से यूज करती है, बनाती है। फिर आपका बहुत सारी रेयर कंपनी, बहुत सारी कंपनीज है जो इस चीज को हम ये कह सकते हैं कि कंपेटेबल, लोग कहते हैं कंपेटेबल है, लेकिन इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन फिक्स नहीं होती। क्यों, जैसे कि आज के पहले फायरवॉल है, वो फायरवॉल के लिए बनेगी यूएसबी, तो यूएसबी के अपने ऑर्गेनाइजेशन है। वीजीए पोर्ट मैंने आपको समझाया था, वीजीए किसके अंडर में आता है, आईबीएम कंपनी के अंदर आता है। ओके, मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी बनी थी तब ये जो है ओपन रखी हुई है, मतलब कि सभी लोग अपने अपने तरीके से जो है ये आप मॉडिफाई करके बना सकते हो। ओके, और जब मैं इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की कनेक्टर्स लेकर आऊंगा आपको, तो आप देखोगे कि कितने टाइप के कनेक्टर्स आपको मिलते हैं। ओके, तो हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है, जो मैंने बताया था कि एलसी का ये जो है ओके एलसी कनेक्टर है ये। तो एलसी कनेक्टर के अंदर ये जो है आपको इस तरह से फिटिंग करना होता है, लॉक होता है, यहाँ पर इसको निकालना पड़ेगा आपको। ओके, ध्यान से देखिए। तो एलसी और एसटी ये देख सकती हो, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए कि ये कुछ आपको इस तरह से होता है। तो ये हैच जो होता है क्यों होता है, किस तरह का होता है, मैंने आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके। हैच की होल बना गया यहाँ पर, इसका क्या यूज होता है। तो इसके अंदर एक तरह की अलग से लाइटिंग की एक खास की लेजर सिस्टम्स होती है, जो बीम करती है सीधा हमारे कोई एक केबल के ऊपर। ओके, तो एक फाइबर ऑप्टिकल केबल के लाइन साइड पर ये ट्रांससीवर, और दूसरे फाइबर ऑप्टिकल केबल के साइड पर दूसरा ट्रांससीवर। तो एक जो है सेंड करेगा और वही से दूसरे केबल से वो रिसीव करेगा। ये है हमारा ट्रांससीवर का काम, ये मल्टी फंक्शन करने वाला ट्रांससीवर।
सिंगल भी होता है, मल्टी मोड भी होता है, ऐसा नहीं होता। और दूसरी जगह पर जहाँ से वो केबल आ रहा है वहीं से वो रिसीव भी करेगा और सेंड भी करेगा। अगर ध्यान से देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप कोई भी ट्रांससीवर रेडीमेड ले सकते हो इन बिल्ड फाइबर ऑप्टिकल के साथ। तो उसके अंदर आपको LX और RTX और RX लिखा हुआ होता है। TX जो होता है, ध्यान से समझिए TX क्या होता है और RX क्या होता है। हमेशा इसको क्रॉस में लगाया जाता है। केबल जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है उसको क्रॉस में सेटअप किया जाए। जो TX का केबल यहाँ से निकलेगा तो सामने वाले ट्रांससीवर में RX में जाएगा, ओके, और जो RX में लगेगा वो TX में जाएगा, ठीक है। कभी RX में नहीं जाएगा, कोई TX में नहीं जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना होता है, ओके। तो TX जो होता है वो RX के और RX जो है वो TX में जाता है, क्योंकि एक पोर्शन ये मल्टी फंक्शन हमारा ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल का सिस्टम ट्रांससीवर जो है वो दो तरह के काम करता है। पहला, डेटा को सेंड करना। दो लाइन होती है, पहली लाइन होती है TX और दूसरी होती है RX। पहली होती है डेटा को भेजने वाली और दूसरी वहाँ से रिटर्न होने वाली, मतलब कि रिसीव करने वाली, वहाँ से डेटा को लेने वाले सिस्टम। तो जो हमारा फाइबर ऑप्टिकल कोर होता है वो कोर जो होता है हमारे पहले देखना होता है कि TS कौन सी साइड है और RX कौन सी साइड है। और TS RX ना लिखा हो तो इसके ऊपर एरो बनाया हुआ होता है, ओके, तो उससे भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मेरा TX ये वाला साइड है तो मुझे वो केबल RX में डालना पड़ेगा, और अगर ये RX में है तो इसको मुझे TX में डालना पड़ेगा, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये मेन चीज़ है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल और कॉपर सिस्टम के सामने चीज़ आपको मिलती है मीडिया स्पेसिफिक ट्रांससीवर के लिए, ओके। तो आप ध्यान से देखिए कि कोई भी XYZ ट्रांससीवर लेते हो तो आपको इसकी तीन चीज़ें खास देखनी होती है। पहला, कि वो कितना कैपेबल है कि डेटा को ट्रांसफर कर सके। 4 GB 1.5 GB का भी आता है, 10 GB का भी आता है और 100 GB का भी आता है। डिपेंड है आप कितने बजट के अंदर आप लेते हो। 1.2 GB का मतलब कि 1.5 GB हम समझ लेते हैं, उसकी प्राइस आज लगभग 1200-1500 के आसपास है। 10 GB के हम ले तो वो इसकी कीमत 6-7 हज़ार है, और 100 GB का हम लेते तो इसकी कीमत 23,000 या 21,000 इस मॉड्यूल का आपको मिलता है। अब ये कैसे होता है, देखिए उसकी मेन चीज़ है लेंस पावर की, ओके। उसके अंदर खास तरह की फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर स्प्रेड करने की लाइट को भेजने की तरह की, इसको लाइट के थ्रू भेजना होता है। तो इसके अंदर जनरेट होती है एक लाइटिंग सिस्टम, जिससे सिर्फ फोकस करता है हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर, ओके। दूसरी मेन चीज देखनी होती है इसका ST कनेक्शन है, SC कनेक्शन है, ये भी हमें देखना होता है, ओके। तो ST है या LC कनेक्टर है, ये हमें देखना होता है। और ट्रांससीवर का मॉड्यूल नंबर कौन सा है ये भी देखना होता है, ओके। तीसरी चीज है कि मल्टी मोड फंक्शन करता है या सिंगल मोड पर होता है। ये दो कैटेगरी हमारी SFP के अंदर होती है। तो शुरुआत में मल्टी मोड आया था, फिर बाद में सिंगल मोड आना शुरू हो गया, ओके। ये SFP का काम होता है। तो SFP अगर मेरा SC कनेक्टर है, LC नहीं SC कनेक्टर है, तो इस फोल्डर के अंदर मुझे SC ही कनेक्टर मुझे मतलब कि SC ही मुझे ट्रांससीवर चाहिए होगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अलग अलग अपनी ट्रांससीवर बनाती है, क्योंकि उसकी फिक्स जो है इसका ट्रेडमार्क किसी के ऊपर नहीं, मतलब कि इसका जो लाइसेंस बेस कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सिस्को कंपनी है अपनी तरीके से मॉडल्स बनाती है, फिर नेटगियर है अपनी तरीके से मॉडल्स बनाती है,
फिर हम यूँ कहें कि हमारी डी-लिंक है वो भी अपने तरीके से मॉडल्स बनाती है। कहने का मतलब कि मैं सिस्को की स्विच लेता हूँ तो सिस्को का मैं एक मॉडल लगाता हूँ यहाँ पर ही, हाँ सिस्को लगाता हूँ, तो हम दूसरा का लगाएंगे तो वो चले या ना चले, फिक्स भी हो जाएगा, फिजिकली फिक्स भी हो जाएगा, लेकिन वो क्या होता है जनरेट नहीं कर पाता, उस डेटा को जनरेट नहीं कर पाता क्योंकि इसके अंदर भी कुछ प्रोग्राम की गई होती है। ओके, जिसको ट्रांस रिसीवर की, जिस तरह से हमारा कंप्यूटर के अंदर बाइनरी कोड को ह्यूमन लैंग्वेज में कोड करने, डिकोड करने के लिए हमारा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू जहाँ पर हम बनाते हैं, प्रोसेसर जहाँ पर हमारा बनता है, इंटेल और एएमडी कंपनी की हम बात करें तो उन्हीं के अंदर एक जब कम्प्लीटली सीपीयू बन जाता है, उसका पूरा हार्डवेयर कंप्लीट हो जाता है, फिर उसको इसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐड की जाती है। तो यहाँ पर ये मेन चीज़ एसएफपी के अंदर आपको देखने को मिलती है यहाँ पर होगी। अब ये जो हमारा केबल होता है फाइबर, ये आपके सामने जैसे देखिए सिंगल कोर है, तो ऐसे मुझे दो चाहिए होंगे क्योंकि यहाँ पर डबल कनेक्शन करना है मुझे, एक सेंडिंग करेगा और रिसीव करेगा। ओके, तो कहने का मतलब होता है कि जितने भी एसएफपी पोर्ट है या जैसे मल्टी फंक्शन करने वाले हमारे एसएफपी मॉड्यूल ट्रांस रिसीवर है। ओके, तो ट्रांस रिसीवर का मतलब होता है कि बाइनरी कोड को इलेक्ट्रिक में चेंज कर कर वो हमारा स्विच जो होता है वो क्या होता है कि वो कन्वर्ट कर देता है हमारे लाइट सिस्टम के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल वे में जो भी डेटा आता है उसको लाइट में चेंज कर देता है हमारा ट्रांस रिसीवर। इसे कहते हैं डेटा को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना विथ हमारे लाइट सिस्टम के अंदर। तो ये जो जैसे देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर ये जो है हाई लेवल पर हमारा बीम करता है पूरा लाइट के थ्रू पूरा डेटा हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर। फिर आपको पता है कि क्या होता है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल जितना पतला होगा, ओके, कितना पतला होता है ये सब कुछ यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो केबल होता है केबल के ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पर कितना सिंगल मोड है या मल्टी मोड है, कितना 9F UF है, कितना है ये बताओ। तो इसका मेन चीज़ होता है कि कोर, ये कोर कितना है, पतला जितना कोर होगा उतना अच्छा होगा। ओके, ये मेन चीज़ होता है। तो एसएफपी की कैटेगरी की हम बात करते हैं। एसएफपी कैटेगरी में अभी दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी है, फिर उसका जो भी डिस्कशन करना है वो हम बाद में करेंगे। एसएफपी की कैटेगरी जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, उसका डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, लेकिन हम कैटेगरी अभी हम समझ लेते हैं। ओके, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कोई फिक्स नहीं है। ओके, और सभी कंपनीज अपने अपने तरीके से बनाती है, लेकिन ऐसा कि ये जो कैटेगरी में समझा रहा हूँ ये काफ़ी फेमस हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ओके, और इसी के अंदर इसके मॉड्यूल की सर्किट के बारे में भी बात करूँगा कि कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं एसएफपी के अंदर, ये कोई भी बताएगा नहीं क्योंकि मैं लाइव आपको बताऊंगा जब मैं पूरा एसएफपी खोल कर भी बताऊंगा। ओके, तो एसएफपी हम जब ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्योंकि हम नेटवर्क इंजीनियर है और इसका हमारा काम होता है कि हर चीज़ एक पार्ट के अंदर हम समझें। ओके, ताकि कल कोई हमें कोई आइडिया लगी तो हम कुछ भी नया कुछ क्रिएट कर सके यहाँ पर, ये भी चीज़। तो एसएफपी कैटेगरी की हम बात करते हैं। पहला तो एसएफपी आता है, ये फेमस है। ओके, ये 1.2 GB से लेकर मतलब कि 1.5 GB तक का आपको नॉर्मली जो पहली बार 2003 और 2006 के अंदर आया था, फिर 2008 आया। 2008 के अंदर एसएफपी प्लस की शुरुआत हुई, एसएफपी प्लस की शुरुआत हुई, और इसके अंदर ये जो ट्रांससीवर है उसको 1.2 से 3 GB 2 GB तक भी, और फिर 10 GB तक आया। 10 GB मतलब कि एक सेकंड में 10 GB ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन एसएफपी प्लस क्यों बनाया गया और उसके अंदर ये एसएफपी प्लस जैसे क्यों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है,
रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इसको पब्लिक में हम जब सर्वर सिस्टम की बात करें, टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो काफ़ी फास्ट हमारा जो है मेन चीज़ होती है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा डेटा का ट्रांसफ़र का सिस्टम। हमारा जितना फास्ट स्पीड होगा उतना हमारा जो है प्रोग्राम, हमारा एक यूँ कहे कि डिमांड ज़्यादा होती है, तो पब्लिक ज़्यादा यूज़ होने लगी, अलग अलग तरह की सर्विसेज यूज़ होनी है। अगर आप रेलवे में देखोगे तो रेलवे के अंदर भी कम्युनिकेशन चाहिए होता है, एयरपोर्ट के अंदर तो एयरपोर्ट के अंदर भी कम्युनिकेशन चाहिए। फिर हमारे जितने भी टावर, मोबाइल टावर वगैरह होते हैं उसके अंदर भी कम्युनिकेशन चाहिए। फिर हमारे बैंकिंग सिस्टम हो गया, फिर हमारे बैंकिंग के अलावा हमारे लाइट बिल वगैरह जो होती है, लाइट कनेक्शन वगैरह जो होती है, जहाँ पर हम सब लोग अपनी बिल पेमेंट करते हैं, ओके, लाइट। फिर हमारे कुछ कॉमर्शियल फास्ट एरिया हो गए, जैसे कि हमारा मेट्रो एरिया हो गया, मेट्रो कम्युनिकेशंस हो गया। फिर हमारी खास तरह की एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर सेंड करना, ईमेल्स वगैरह सेंड करना होता है। फिर हमारे दूरसंचार, जैसे कि एग्जाम्पल की कहो कि ब्रॉडकास्टिंग, हम जो हमारे कोई टीवी एरिया के अंदर हो गया, इतने सारे कम्युनिकेशन के अंदर की सैटेलाइट्स हो गई, सिक्योरिटी की डिफेंस एरिया हो गई, मिलिट्री एरिया हो गया, फिर मिलिट्री आर्मी की एरिया हो गया। फिर हमारे जितने भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एरिया होती है, जैसे कि यूँ कहूँ कि हमारे इम्पोर्टेंस सिविलियन सर्विसेज हो गई, उसके अंदर ये चीज़ें होगी। तो जितना जितना डेटा बढ़ गया, इसके लिए फिर एसएफपी प्लस आया, उसकी स्पीड काफ़ी बेहतर बनेगी। पर मेन चीज़ अब थोड़ी दिक्कत कब आई कि लोग जो थे इस टेक्नोलॉजी की यूज़ नहीं कर पाते, मतलब कि खरीद नहीं पाते थे। कभी ट्रांसमिशन में ज़्यादा पैसा लग गया तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो था उस टाइम के अंदर 2006 के अंदर, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल महंगा हो जाता, तो यहाँ पर एक नया सिस्टम ऐड किया गया, RJ45 ईथरनेट सिस्टम। ओके, मैंने आपको समझा था। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे लाइट एसएफपी फाइबर ऑप्टिकल पर काम नहीं करना, लेकिन ये जो है ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ये चीज़ जो है 10 GB तक ये ट्रांसफ़र करता है, 10 GB, सिर्फ 10 GB की, ज़्यादा नहीं। पर इसकी एक खासियत मैंने आपको इसकी खामी कही थी कि ईथरनेट टेक्नोलॉजी 100 मीटर से ज़्यादा अगर वो वायर गया तो सीधा वो 10 GB से 100 MB तक वो ले जाएगा। ओके, मतलब कि डाउन कर देगा। तो जो भी आपको कनेक्शन करना है 90 मीटर या 85 मीटर के अंदर ही करना है। ओके, मतलब कि फ्लोर ज़्यादा है, बिल्डिंग बड़ी, बहुत बड़ी, ऊपर से दूसरे तीसरी चौथी माले, पांचवें छठे। ओके, तो वो जो केबल जो होता है, वो जो वायरिंग करते हैं, आपको समझा था कि लैन कनेक्शन कैसे करना है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ओके, तो लैन केबलिंग क्या होती है, मैंने आपको, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ये मेरा एक कंप्यूटर है और वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। 80 मीटर हो गया तो 80 मीटर से फिर 100 मीटर से ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे। ओके, तो मेन चीज़ यही है कि कनेक्शन जो है आपका 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 मीटर से लंबा हो गया तो पूरा ड्रॉप हो जाएगा पूरा कनेक्शन, मतलब कि वो स्पीड आपको फास्ट नहीं मिलेगी। ओके, तो जो इंजीनियर्स होते हैं इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले, वो क्या करते हैं कि बीच में इस तरह से लगाते हैं, हर सिस्टम के अंदर पहले देख लेते हैं कि कौन से एरिया में कितना डिस्टेंस है। ओके, ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर हम लैंड कनेक्शन लगाते हैं, फाइबर ऑप्टिक आप चाहती हो कि लगाना है इस तरह के केबल्स को, इंटरनेट नेटवर्किंग की कम्युनिकेशन के अंदर आपको काफ़ी फास्ट इंटरनेट चाहिए, तो मेन इम्पोर्टेंट आपको देखना होगा कि हर फ्लोर के अंदर, मतलब कि पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी फ्लोर होते हैं बिल्डिंग के, उस फ्लोर का डिस्टेंस कितना होता है। ओके, तब जाके वो RJ45 वाला SFP लगा सकते हो, वरना नहीं लगा पाओगे। ओके, तो लगाने की कोशिश भी की तो 10 GB से सीधा आप 100 Mbps पर आ जाओगे, क्योंकि आप 10 Gbps ले रहे हो और 100 मीटर से ज़्यादा आप लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ कर रहे हो, तो इस वजह से जो मॉड्यूल जो होता है, वो जो ट्रांसरिसीवर जो ट्रांसफ़र करता है डेटा, वो उतने एरियाज़ के अंदर इतना, ताकि कोई भी कैट 7 ले लो या कैट 6 केबल ले लो, केबल के ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ओके, तो मेन चीज़ यही प्रॉब्लम होती है कि ईथरनेट टेक्नोलॉजी जो अगर आप चाहते हो
तो फिर आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो मेन चीज़ हम ये समझते हैं कि 100 Mbps से अच्छा क्या है। तो आप इससे अच्छा है कि आप इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क कहाँ डाल सकते हो हर पीसी के अंदर। ओके, लेकिन वो कॉस्टली होता है। ओके, और आज के टाइम के अंदर आपको RJ45 का ही आपको पोर्ट मिलता है कंप्यूटर्स के अंदर। तो आपको इस एरिया के अंदर मान के चलते कि इस फ्लोर के अंदर पूरे एरिया का एक कैलकुलेशन कर लेना है कि कितना मीटर कौन सा कंप्यूटर है। 100 मीटर का बाहर कोई कंप्यूटर हो उस जगह पर आपको नहीं रखना है। तो सभी जो है 80 मीटर में इस तरह से आपको मेन स्विच जो है बीच में लगानी होती है यहाँ पर। ओके, और वहाँ से फिर SFP पोर्ट RJ45 लगा कर इन सबको कनेक्शन दोगे तो फास्ट वो इंटरनेट के साथ साथ कम्युनिकेशन में रहता है यहाँ पर। ओके, ये बेहतर आपको तरीका आपको मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ईथर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो वो 10 Mbps लेता है, 15 Mbps हो जाता है, क्योंकि कनेक्शन का लोड जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे ट्रैफिक उतना बढ़ेगा। ओके, इस वजह से मैंने आपको समझा था कि जैसे जैसे कनेक्शन का लोड बढ़ता है तो पहले जो होशियार इंजीनियर होते हैं तो बीच में कोई मेन स्विच लगाते हैं और पहले वो माप लेते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि 100 मीटर कितना एरिया है। ओके, 30 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, इस तरह से मेन चीज़ आपको देखना होता है। तो हर फ्लोर के ऊपर जो फ्लोरिंग एरिया होती है उसका केबल फाइबर ऑप्टिकल से आया और आपने मेन स्विच में फाइबर ऑप्टिकल केबल के फाइबर स्विच लगा दी और आप चाहते हो कि उसी RJ45 मॉडल के थ्रू सबको 10 Gbps देना चाहते हो तो वो पॉसिबल तब होगा जब आप 100 मीटर के अंदर सबको रखोगे तब। ओके, 100 मीटर से बाहर नहीं चलना चाहिए, मतलब कि वो केबल जो है 100 मीटर से लंबा नहीं होना चाहिए कोई भी। तो मैं कहूँगा कि 80 मीटर और 90 मीटर के अंदर ही होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि डेटा जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल डेटा होता है वो जैसे जैसे जाता है तो अपने मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो वो क्या होता है, कनेक्शन डाउन हो जाता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी जो है खोना शुरू होता है। मतलब कि उसका जो भी डेटा होता है उसकी स्पीड, उसकी पावर जो है धीरे धीरे जिससे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ता जाएगा वो अपने जो है टोटली स्पीड डाउन होता जाता है। मतलब कि वो पूरा जो सिग्नल जो है वो धीरे 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 कमजोर हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे 100 मीटर से आगे निकल गए मतलब कि 102 मीटर, 105 मीटर, तो वो जो हो जाएगा 100 Mbps। तो वही चीज़ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप पूरा कंप्यूटर के अंदर फाइबर ऑप्टिकल डालना चाहते हो तो हर कंप्यूटर के अंदर आपको NIC फाइबर ऑप्टिकल कार्ड लगाना पड़ेगा। NIC पोर्टेबल और फाइबर ऑप्टिकल कार्ड जो होता है वो एक तरह का PCI कार्ड होता है और सभी के अंदर फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू कनेक्शन करना होगा और सभी के अंदर फिर वही केबल सेंड होगा और रिसीव वहीं से होगा। तो ये मॉडल भी ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ करनी है। जैसे कि गूगल जैसी कंपनी जो होती है वो क्या करती है कि ऐसे सिस्टम वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह या सेंडिंग या कम्युनिकेशन वगैरह जो होती है वो लगाते हैं। तो सर्वर के अंदर देख सकते हो कि फाइबर ऑप्टिकल वो तो 100% वो लगाते हैं, फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम लगाते हैं। ओके, तो इस वजह से मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो अगर आप सिस्टम में लगाते हो फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के अंदर तो 100 मीटर से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, 80, 90। तो पहले उसको कैलकुलेट कर लो। ओके, अब तीसरा जो है QSFP, ये SFP का ही पार्ट है लेकिन QSFP अब ये जो है 100 Gbps से भी ज़्यादा हो चुका है, मतलब 100 GB से भी ज़्यादा। तो ध्यान से आप समझना आप समझो कि QSFP क्या है। अभी तो इसको SFP में को और समझाऊंगा क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसकी सर्किट और डायग्राम और उसकी लेजर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन QSFP क्या है? देखिए QSFP जो होता है वो कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो। QSFP भी अंदर उसके अंदर वर्जन होता है, QSFP प्लस होता है यहाँ पर। तो ये जो है QSFP और QSFP प्लस में क्या है, देखिए
100 Gbps आपको चाहते हो, 100 Gbps चाहते हो, तो एक SFP तो कैटेगरी है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का जो है एक लेंस का यूज़ किया जाता है, इसको नाम दिया QSFP। और QSFP प्लस को कम से कम 300 GB से लेकर 800 GB तक आज के टाइम के अंदर है। ओके, 800 GB भी मैं समझाऊंगा, 800 GB किस तरह से मिलता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। टेस्टिंग के दौरान, कैलकुलेशन के दौरान रिजल्ट जो निकल कर आया वो 800 Gbps से भी ज़्यादा आप इसको ले जा सकते हो कि QSFP प्लस सिस्टम को। तो QSFP और SFP अगर जब भी आप लेना चाहते हो तो पहले देख लेना, पढ़ लेना कि QSFP है, QSFP प्लस है, या SFP है या SFP प्लस है। ओके, तो SFP और SFP प्लस ई पोर्ट के ऊपर, स्विच के ऊपर लिखा हुआ होता है और वही मॉड्यूल आपको ट्रांसरिसीवर आपको लेना पड़ता है। ओके, तो ये जो ट्रांसरिसीवर जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं कि SFP की कनेक्टिविटी कनेक्शन इसका अलग अलग होता है यहाँ पर, और यहाँ पर QSFP का थोड़ा सा कनेक्शन, इसका कनेक्टिविटी और सिस्टम जो है आप यहाँ पर अलग देख सकते हैं। ओके, तो हालांकि दोनों का काम है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के अंदर लाइट जेट के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करना। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान से देखें कि ये QSFP है। ओके, और QSFP का SFP से पोर्ट ज़्यादा थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम QSFP लगाते हैं तो ये जो पोर्शन होता है, ओके, ये जो पार्ट होता है वो नीचे की ओर होता है और ऊपर लॉक की ओर और होता है यहाँ पर। तो पहले QSFP को पूरा टोटली हमें फीट अंदर की ओर डालना पड़ता है, जब तक कि ये जो हो ये जो बॉडी का पार्ट, ये वाला पार्ट होता है, यहाँ तक ये लॉक जो थोड़ा सा पोर्शन जो है लॉक ना हो जाए। ओके, फिर यहाँ से उसका जो बैक पैनल में यहाँ पर जो होता है एक प्लास्टिक का कवर होता है, उसको हटाना होता है, उसका अलग से जो है मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा। ओके, अब SFP के अंदर 2000 यूँ कहें कि 25 GB तक, यहाँ पर मैंने कहा था कि 20 GB तक, तो वो कौन सा मॉड्यूल है? SFP सिंगल मोड कनेक्शन। ये जो है सिंगल मोड कनेक्शन है, ये जो है डेटा को सेंड करने के लिए ही बना गया है। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो। तो SFP सिंगल कनेक्शन क्या होता है ये? ओके, ऐसे SFP मॉड्यूल दोनों जगह पर यूज होते हैं। एक होता है डेटा सेंटर और दूसरा होता है हमारा एक जगह से दूसरी जगह पर 40 किलोमीटर का कोई एरिया है, मुझे कनेक्शन भेजना है, तो ये जो है मॉड्यूल यूज किया जाता है यहाँ पर। ओके, ऐसे मॉड्यूल जो होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी हाई लेवल के कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं, और ऐसे मॉड्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, कम से कम 10,000 के 5,000 8,000 से शुरुआत होती है। डिपेंड है कि चाइना का लेते हुए कौन से। और दूसरी बात कि इसका कितना नैनोमीटर का आपके पास जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल आपको लगाना होता है। ओके, ये भी मेंशन किया गया होता है यहाँ पर। ओके, तो ये 25 GB का मॉड्यूल है, यहाँ पर ध्यान से ले सकते हो। तो 25 GB का डेटा जो है ट्रांसफर कर लेता है यहाँ पर। ओके, ऐसे केबल के अंदर लगा जाता है जहाँ से ये डेटा को सेंड करता है, रिसीव नहीं करता है। ओके, तो सेंड करने होता तो रिसीव कौन करेगा? तो रिसीव के लिए भी ऐसा ही बनाया गया होता है। ओके, तो पहले देखना होता है कि सेंड करने वाला क्या होता है, रिसीव करने वाला क्या होता है, ये भी हमें देखना होता है। ओके, तो सेंड करेगा या तो फिर रिसीव करेगा, वो डिपेंड है आपके ऊपर। इस तरह से आपको अलग से ये पोर्ट इस तरह से मिलता है यहाँ पर, और ये सिर्फ आपको सिंगल मोड केबल के लिए ही यूज करना होता है। ओके, तो जितने भी हमारे कनेक्टिविटी कनेक्शन हम करते हैं फाइबर ऑप्टिकल का, एक यूँ कहें कि हमारे एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करना है, तो इस तरह के मॉड्यूल जो है काम आते हैं। ओके, वहाँ पर मल्टी सिस्टम जो है वो काम नहीं आती। ओके, तो मल्टी मोड आप लगा सकते हो, जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मेन चीज़ उसकी स्पीड है। दूसरा है उसका कम्युनिकेशन वे। ओके, अब कम्युनिकेशन वे का मतलब क्या है इसको मैं डिस्कस समझाऊंगा, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा दूसरे वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी नहीं। तो यहाँ पर सिंगल केबल ही लगेगा, दूसरा आपको
कनेक्टिविटी का चांस ही नहीं है। ओके, अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लेंस की साइज होती है थोड़ी सी काफ़ी बड़ी होती है और इसके अंदर एक ग्लास आता है। ओके, जो फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर ग्लास के ऊपर पड़ता है, ऐसा समझ लो कि दूरबीन की तरह, और ये फास्ट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब कि उसको और दोगुना बना देता है। तो ये जो है एक जो होता है येलो है, एक तरह का ब्लू है। तो अगर एक ट्रांसरिसीवर सिंगल मोड फाइबर 25 GB का सेंड करता है तो दूसरा वो रिसीव करने वाला होना चाहिए। ओके, तो वहाँ से फाइबर ऑप्टिकल का डेटा तो आ रहा है, लेकिन रिसीव करने वाला भी उतना स्पीड का होना चाहिए। ओके, तब आप जाके काफ़ी फास्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि ट्रांसरिसीवर जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो SFP जैसे देखिए 10 GB का है। ओके, LR लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मतलब कि कहने का मतलब ये कि आपका मेन इम्पोर्टेंट ये जो सिस्टम जो है, आप ध्यान से देखोगे कि यूपीआई की सिस्को कंपनी का आपके सामने ये जो है एक ये सिंगल मोड और मल्टी मोड दोनों में आता है यहाँ पर, और SFP पोर्ट है यहाँ पर। ओके, तो ये क्लास 1 लिखा हुआ, क्लास क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी नहीं, लेकिन आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये ध्यान में रख लेना कि SFP प्लस और SFP क्या अंतर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि SF। ओके, तो यहाँ पर एक हाई फाइबर का भी एक कंपनी का आपको दे सकती हो, और ये चाइना का है एक। ओके, और दूसरा है सिस्को कंपनी, दे सकते हैं यहाँ पर। हर कंपनी जो होती है अपने अपने तरीके से बनाती है। तो SFP प्लस दे सकते हैं, दोनों में फर्क होता है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हर कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर SFP। ओके, तो यहाँ पर जैसे देखिए SFP है, ये SFP प्लस है, ये ध्यान से देख सकते हैं कि इसका नॉच देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो कनेक्टिविटी जब होती है, कनेक्शन हम जब करते हैं तो फिजिकली हम कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन देख सकते हो कि एक चीज़ को कि मैंने स्विच ली, लेकिन मैंने ये चीज़ ले ली, कनेक्शन भी हो जाएगा लेकिन डेटा को अच्छी तरह से वो भेज नहीं पाएगा। ओके, मैंने ये स्विच है तो हर पोर्ट के अंदर 10 GB PSS की स्पीड है, और इसकी स्पीड सिर्फ 1000 GB है, तो मेरा जितना भी 9 GB का होगा वो टोटली बेकार चला जाएगा। तो हाई स्पीड की स्विच है, तो हाई स्पीड का आपको ट्रांसरिसीवर लेना ही पड़ेगा, तब जाके आपका अच्छा नेटवर्क बन पाएगा। ये SFP सिस्टम की इम्पोर्टेंस है। तो जो ट्रांसरिसीवर अगर चाहते हो कि मल्टी मोड सिस्टम लेना चाहते हो, मल्टी मोड या तो फिर सिंगल मोड लेना चाहते हो, तो वो सिर्फ सिंगल मोड का मतलब कि वो डेटा को सेंड करेगा और फिर एक ही पोर्ट होगा जो डेटा को रिसीव करेगा। ओके, ये चीज़ होती है आपके सामने। दूसरा होता है ट्रांसरिसीवर मल्टी मोड वर्क करने वाला, जो अगर एक जगह से दूसरे सेंड कहीं करेगा तो दूसरा रिसीव ही करेगा। तो यहाँ पर SC कनेक्टर लगेगा, देख सकते हैं कि SC डॉम लिखा है यहाँ पर, SC कनेक्टर होगी। तो कहने का मतलब SCP ट्रांसरिसीवर जो होते हैं वो सभी कंपनियां जो है अपने अपने तरीके से डिज़ाइन करती है। नेटवर्क कम्युनिकेशन, नेटवर्क यूआई के ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कोई फिक्स नहीं है। ओके, जैसे कि USB है तो USB को कोई नई चीज़ निकालनी है, बतानी है, तो सबकी जो है उनके सामने प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग वगैरह रखनी होती है, फिर परमिशन लेकर यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल के अंदर ऐसा नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे उसको और डिटेल में कि मल्टी मोड सिंगल मोड क्या है। ओके, और मल्टी मोड को सिंगल मोड में कैसे बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सिंगल मोड ही लेना चाहिए, मैं चाहूँ तो आपको मल्टी मोड से भी सिंगल मोड बनाकर आपको बता सकता हूँ। ओके, तो कहने का मतलब ये कि आपके पास 1.2 GB का SFP सिस्टम टेक्नोलॉजी है और चाहते हो कि मुझे मल्टी मोड से सिंगल मोड बना, तो आप बना सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो है काफ़ी अलग तरह की टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे इम्पोर्टेंस बिल्डिंग्स के एरिया में चलती है, बिल्डिंग में ही चलेगी। ओके, लेकिन आपको बाहर की ओर जाना है, जैसे कि 14 किलोमीटर तक आपका डेटा सेंड करना है, रिसीव करना है, तो आपको सिंगल मोड 10 GB से भी ज़्यादा फास्ट आपको ये चीज़ लेनी पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि मल्टी मोड SFP क्या है, सिंगल मोड SFP क्या है। ओके, तो मैंने SFP आपको समझा दिया। ओके,
तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकती हूँ। तो थैंक यू, हैव नाइस नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक मल्टी मोड एसएपी और सिंगल मोड ऑफ एसएपी। तो कोई भी कम्युनिकेशन होता है फाइबर ऑप्टिक के अंदर तो ये एसएपी टेक्नोलॉजी ही करती है। ओके, तो एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर या तक एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर हम हमेशा फाइबर ऑप्टिक से आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं शुरू करूँगा मल्टी मोड की एसएपी और सिंगल मोड एसएपी क्यों बना गया था और इसका रीज़न क्यों हो। तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।